स्वागत है दोस्तों आप सभी का अंतिम महामैराथन क्लास में। यह क्लास आपके लिए खास तौर पर तैयार की गई है ताकि आप महिला पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पूरी तरह से समझ सके और अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो सके। आज हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, और हर एक विषय को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और इस महामैराथन क्लास में हम न सिर्फ आपको औपचारिक जानकारी देंगे बल्कि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी फोकस करेंगे दोस्तों जिन्हें आपको ध्यान रखते हुए अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। सो हमारी कोशिश रहेगी कि आप हर एक टॉपिक को आत्मविश्वास से समझें और परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करें। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अब उन टॉपिक्स की ओर जो कि हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, आपको लास्ट तक टिके रहना है क्योंकि ये वो टॉपिक्स होंगे जो आपको हर एक टॉपिक, यानी कि मैं ये कहूंगा दोस्तों कि हर एक टॉपिक जो है आपको 2 या 3 नंबर यहाँ से दिलाएगा। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्ट फिल्टर हुआ जो क्लास होगा महामैराथन वाला, जो कि आपका एक तो समय बचाएगा और बहुत सारा फैक्ट ऐसा होगा जो कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में यानी कि डायरेक्ट एग्जाम में आपको यहाँ से पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आप अच्छा से इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, सो हम पहले देखते हैं दोस्तों महिला सशक्तिकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि योजनाएं शुरू स्टार्ट से ही आ रहे हैं। हाँ, परिवर्तन हुआ है धीरे धीरे, तो परिवर्तन उनमें हुआ है दोस्तों कि जो पहले जो योजनाएं पूछे जा रहे थे उन योजनाओं को छोड़कर अब नए जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर जो है करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक में। तो मैंने भी उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसी योजनाएं रखा है जो कि नई योजनाएं हैं। सो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि हमें एग्जाम का पैटर्न को देखते हुए और जो एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो उसी आधार पर यदि हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है अपनी सफलता को एक सही दिशा देते हुए तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो मैं लेके चलता हूँ आपको उन योजनाओं की ओर जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जो कि आपको पता है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लगातार यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और लगातार जो है 2-3 डेट पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सो आपको एक बार अच्छा से इस टॉपिक को भी देख लेना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को। इसमें खासकर इसकी शुरुआत कब किया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। सो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत है वो यहाँ पे की जाती है 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें जो है खासकर जो दोस्तों यानी कि जो बालिकाएं जो होती है जिनकी भ्रूण हत्या जो है खासकर ज्यादातर यहाँ पे भारत में देखने को मिला था, और इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की यहाँ पर शुरुआत की, और साथ ही साथ बेटियों को जन्म और यानी कि जन्म और शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए यहाँ पे जो है बेटी पढ़ाओ यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत यहाँ पे भारत सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, सो उद्देश्य मैंने आपको बताया, पहला भ्रूण हत्या को रोकना। ठीक है, और साथ साथ जो है बेटियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। इस योजना यानी कि इस योजना के तहत जो है स्वस्थ शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा यानी कि ये संयुक्त रूप से इसका संचालन किया जाता है। यानी कि जितने यानी कि जो यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो संचालन है वो किस जो मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो हो सकता है दोस्तों कि लास्ट पड़ाव में कहीं ना कहीं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों लगभग 100 जिलों को यानी कि 100 जिलों को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में अब तक यानी कि यहाँ पे पूरे पूरे देश में इसे लागू किया गया था, यानी कि शुरुआत में 100 जिलों में लगभग यहाँ पर लागू की गई थी। ठीक है, और अब यहाँ पे पूरे देश में यहाँ पर लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एक सामाजिक अभियान है, न कि सीधी यानी कि सीधा नकद राशि है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे सीधा कोई नकद राशि नहीं दिया जाता है। और आगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे जो है योजनाएं भी होंगे जहाँ पे यानी कि जो है नगद राशि आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में हमने क्या देखा, पहले तो शुरुआत देखा, इसके बाद में इसका उद्देश्य खासकर उद्देश्य और शुरुआत 2 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट है इस योजना का जो संचालन है वो कौन सा विभाग कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है बाल विकास मंत्रालय कर रहा है इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में 2024 है दोस्तों, 2024 का जो अपडेट जो कि 2025 का अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको 2024 का अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अभी जो है अभी कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिला जिसमें कि डिजिटल साक्षरता और साथ ही साथ कैरियर मार्गदर्शन में एसटी
ईएम शिक्षा शिक्षा पर विशेष यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। यदि करंट वाला जो अपडेट से यदि क्वेश्चन उठाता है दोस्तों एग्जाम, यानी कि एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जी योजना है दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा गया इस टॉपिक से, और इसीलिए मैंने यहाँ पे वो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करूँ या फिर प्रधानमंत्री वंदन योजना की बात करूँ, क्योंकि यहाँ से लगातार दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को और अच्छा से यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1 जनवरी 2017 में यहाँ पर इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, और लाभार्थी को यानी कि पहली बार गर्भवती महिलाएं जो होती है उसको इसका लाभ दिया जाता है, और इसका जो लाभ है दोस्तों खासकर 5,000 रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं गर्भवती महिला को। ठीक है, और ये भी अलग अलग किस्त में दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहला किस्त और सेकंड किस्त। अब यहाँ से इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो क्या पूछा गया था दोस्तों कि जो सेकंड किस्त है वो कितना दिया जाता है, और इस प्रकार से जो वो फर्स्ट किस्त की बात करें या फिर सेकंड किस्त की बात करें या फिर कितना अमाउंट दिया जाता है, तो इस प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन बना है आपसे, यानी कि आपके लिए, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहली बात तो मातृ वंदन योजना की शुरुआत, उसके बाद में लाभार्थी जो कि गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, कितना लाभ यहाँ पे मिलता है, तो 5,000 रुपए नगद दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो 5,000 दोस्तों 5,000 को 3 किस्तों में बांटा जाता है। पहले इसको यानी कि महिला गर्भवती महिला को 1,000 दिया जाता है, दूसरा जो दिया जाता है दोस्तों 2,000, यानी कि इस प्रकार से 3,000 यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद में जो बाकी आपके बचते हैं वो यहाँ पे जो है दोस्तों बाकी बचते हैं 2,000, उनको 6 महीने के यानी कि 6 महीने के अंतराल में यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो पहला किस्त और सेकंड किस्त, इसके बाद में लास्ट जो बचता है वो 2,000 होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा किस्त में 2,000 दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे जन्म के टीकाकरण के बाद में, यानी कि प्रथम टीकाकरण के बाद में दिया जाता है। अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे कि यानी कि बच्चों के जन्म के समय कौन कौन से टीका लगता है। सो बीसीजी का टीका लगता है, ओपीवी का टीका लगता है और डीपीटी का टीका लगता है। 3 ऐसे टीके हैं दोस्तों जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टीके भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है, और हो सके तो आप टीकाकरण वाले जो टॉपिक है दोस्तों उसे आपको अच्छा से पढ़कर जाना है, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं अभी भी। और शुरू स्टार्ट में तो यहाँ से टीकाकरण एक ऐसा टॉपिक था जहाँ दोस्तों जहाँ से क्वेश्चनों की जो झड़ी है बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिली थी, क्योंकि 4-4 5-5 क्वेश्चनों से भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे थे टीकाकरण से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, जिसे डीपीटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि डीपीटी के माध्यम से जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के जो बैंक खाते हैं उसमें डायरेक्ट यहाँ पे राशि भेजी जाती है। ठीक है, जो कि 3 किस्त अलग अलग होते हैं। पहला 1,000 का किस्त होता है, सेकंड 2,000 यानी कि 3,000 का, लास्ट बचता है 2,000 का। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 किस्तों में ये जो है पैसा यहाँ पर दिया जाता है गर्भवती महिला को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 2024 के अंतर्गत, यानी कि कुछ राज्यों ने जो है दूसरी संतान यानी कि जो दूसरी जो बेटी होती है उस पर भी प्रोत्साहन राशि ये देने का प्रावधान यहाँ पर किया है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला योजना आता है दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 योजनाएं देख लिया दोस्तों, और ये दोनों योजनाएं आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे मैं तो उम्मीद करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अगला योजना आप देख पा रहे होंगे जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसे कहा जाता है ओएससी। ठीक है, अब ये योजना क्या दोस्तों, इस योजना की जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2015 में यहाँ पे इस योजना की शुरुआत की जाती है दोस्तों। और ये योजना खासकर इस योजना का जो उद्देश्य था दोस्तों, जो हिंसा के शिकार हो रही महिलाओं को एक स्थान यानी कि एक स्थान पर सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला यानी कि सखी वन स्टॉक सेंटर योजना की शुरुआत कब किया गया था, 1 अप्रैल 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि हिंसा से शिकार महिलाओं को एक ही हिंसा, कोई महिला ऐसी है जो हिंसा से शिकार है तो उनको एक ही जगह पर सभी प्रकार की सहायता प्रदान किया जा सके, इसका इसीलिए ये योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि पुलिस सहायता सेवा, मेडिकल सहायता या फिर कानूनी परामर्श या फिर जो है साइको सोशल काउंसलिंग एंड काउंसलिंग या फिर आश्रय सुविधा, ये सभी सुविधाएं लगभग एक ही जगह पर जो है हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्रदान किया जा सके, इसीलिए ये योजना की शुरुआत यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसे आप अच्छा से याद रखना है। इसके बाद में इस योजना यानी कि यह योजना दोस्तों हर जिले में कम से कम एक ओसीएस जो है यहाँ पे एक योजना के रूप में यहाँ पर खोला जाता है, यानी कि खोलने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसके बाद में यह योजना सीधे नगद राशि प्रदान नहीं करती है बल्कि सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, जबकि इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों मातृवंदन योजना, जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है राशि प्रदान करता है, लेकिन आपने जो सेकंड जो योजना आपने देखा दोस्तों, जिसमें कि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे सखी वन स्टॉक सेंटर योजना, यानी कि यहाँ पे नगद राशि नहीं मिलता है बल्कि ये सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया दोस्तों, और वो है महिला हेल्पलाइन
सो आपसे पूछा जा सकता है महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य खासकर इसमें जो संकट की स्थिति में महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करना करना और साथ साथ मार्गदर्शन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। और इसमें जो हेल्पलाइन नंबर होता है दोस्तों 24x7 कार्य करता है, ठीक है, यानी कि 24 घंटे, यानी कि 7 दिन में 24 घंटे लगातार ये दिन रात चालू रहता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और सखी सेंटर, इसके अंतर्गत सखी सेंटर पुलिस मेडिकल सहायता और समन्वय बनवाकर जो है महिलाओं को राहत यहाँ पर इसके माध्यम से दिलाई जाती है इस योजना के तहत। और इसमें कोई भी नगद राशि प्रदान नहीं की जाती और इसमें भी जो है सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जाती है, न कि नगद राशि, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब हेल्पलाइन नंबर, यानी कि हेल्पलाइन नंबर एक मोबाइल ऐप में भी जो यानी कि जुड़ चुका है, ठीक है। ये जो मोबाइल नंबर है दोस्तों, यानी कि महिला हेल्पलाइन नंबर, अब यहाँ पे इसके लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो योजना है दोस्तों वो है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जननी सुरक्षा योजना की, यानी कि जननी, इससे पहले हमने योजना कौन सा देखा था, सो आपने देखा था दोस्तों, आपको मैं पुनः फिर से याद दिला देता हूँ यहाँ पर, वो था प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था सखी वन स्टॉप सेंटर योजना। इसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है दोस्तों जननी सुरक्षा योजना, यानी कि इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये 2005 में किया जाता है, यानी कि कब, 12 अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत होती है। और इसका उद्देश्य खासकर जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत किया था और मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर को कहीं ना कहीं इस योजना के तहत कम करना था, ठीक है। तो ये दो मुख्य उद्देश्य हमें यहाँ पर नजर आते हैं दोस्तों। यानी कि जननी सुरक्षा योजना के पहला संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव के लिए जो है संस्थाएं, यानी संस्थागत रूप से उन्हें जो है हॉस्पिटल में प्रसव के लिए बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि मातृ और नवजात शिशु की जो मृत्यु दर थी वो कहीं ना कहीं कम हो सके, ठीक है। तो ये दो मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। इसके बाद में इसके लाभ क्या है दोस्तों, इसके यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं होती है उनको 1000 रुपए तक जो राशि है यहाँ पर प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ में जो शहर के अंतर्गत आने वाली जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए, और जो आशा कार्यकर्ता है आशा कार्यकर्ता को 600 रुपए है ना, 600 रुपए प्रति केस यहाँ पर प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत जो मैंने आपको बताया 12 अप्रैल 2005 को, और इसका उद्देश्य संस्थागत महिलाओं को प्रसव के लिए बढ़ावा देना और मातृ और जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना था, ठीक है। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में जो लाभ यहाँ पे मिलता है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए मिलता है, और जो शहरी जो क्षेत्र की जो महिलाएं उनको 1000 रुपए दिया जाता है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कि बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है। और यह एक मुश्त, यानी कि यहाँ पे सभी जो राशि जो दोस्तों एक साथ ये राशि यहाँ पे प्रदान की जाती है, ठीक है, लेकिन किस्तों में यहाँ पर कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो योजना है दोस्तों वो है बालिका समृद्धि योजना। सो अभी अभी हमने कौन सी योजना देखा, तो हमने देखा जननी सुरक्षा योजना। इसके बाद में मैं आपको लेकर चलता हूँ बालिका समृद्धि योजना। अब ये बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत कब किया गया था दोस्तों, बालिका समृद्धि योजना की जो शुरुआत है सन 1997 में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, इसका लक्ष्य खासकर जो बीपीएल के अंतर्गत आने वाली जो बालिकाएं हैं, बीपीएल में से की गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाली जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना यहाँ पर शुरू की जाती है, जिससे कि बालिकाओं को शिक्षा एवं बाल विवाह को रोका जा सके, यानी कि शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जा सके, और साथ ही साथ बाल विवाह जो हो रहा है उसको कम किया जा सके। इस योजना का इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, यानी कि इसका लक्ष्य था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसीलिए बाल विवाह समृद्धि यानी कि बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा की जाती है दोस्तों। और इसके तहत इसके लाभ क्या है दोस्तों, जन्म के समय यहाँ पे 500 रुपए का जो है राशि प्रदान किया जाता है, और स्कूल में पढ़ाई का वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान यहाँ पर किया जाता है इस योजना के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाभ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब और थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो छात्रवृत्ति जो मिलता है बालिका को वो कब और कितना कितना मिलता है, ठीक है। जैसे कि जन्म के समय कितना हो गया, 500 रुपये मिल गया, ठीक है। इसके बाद में जो कक्षा 1 से 3 तक जो स्टूडेंट रहता है ना, यानी कि एक कक्षा 1 से 3 तक जो बालिका होती है उसको 3 यानी कि 300 रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। इसके बाद में कक्षा 4 में गई तो कक्षा 4 में जाने के बाद में 500 रुपए मिलता है। इसके बाद में कक्षा 6 में 600 रुपए, और कक्षा 6 से 8 तक यानी कितना मिलेगा यहाँ पे
700 रुपये मिलता है और उसके बाद में 8 यानी कि कक्षा 8वीं में पहुंचने पर 800 रुपये यहाँ पर कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से कक्षा 9 से 10वीं तक यदि यहाँ पे कोई बालिका पढ़ता है तो पढ़ती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर 1000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि बालिका समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, बालिकाओं को सहायता प्रदान करना और साथ ही साथ बाल विवाह जो होता है उसको रोकना था। ठीक है, और इसकी शुरुआत सन 1997 में किया गया था। ठीक है, और ये पूरे डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ लाडली बहना योजना, क्योंकि ये एक ऐसा योजना है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश सरकार का योजना है। सो कहीं ना कहीं जो है ये योजना बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस योजना की शुरुआत और इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो कि हो सकता है शायद लास्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो लाडली बहना योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो कब किया गया था। तो लाडली बहना योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की जाती है दोस्तों, और ये खासकर मध्य प्रदेश राज्य का है। ठीक है, और इसके बाद में इसके जो लाभार्थी है दोस्तों, इसको 21 से 60 वर्ष तक की जो महिलाएं होती है, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे ये राशि प्रदान यानी कि यहाँ पे राशि प्रदान की जाती है, जिसमें कि विधवा और जो है परित्यक्त या फिर जो ताल्लुकाशुदा शामिल इसमें होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, खासकर जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जा सके और उनके हाथों में स्वतंत्र रूप से खर्चा के लिए योगदान यानी कि योग्य राशि प्रदान किया जा सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो राशि यहाँ पे प्रदान किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1250, यानी कि सबसे पहले तो 1000 रुपये दिया जा रहा था। इसके बाद में जो 2024 के अंतर्गत यहाँ पे जो राशि बढ़ाई गई है दोस्तों, वो बढ़ाई गई है कितना, वो बढ़ाई गई है 1500 रुपये। ठीक है, जो कि लाभार्थियों को 1500 रुपये यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, सो माफ कीजिएगा 15,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, वार्षिक रूप से अगर देखें तो 15,000 रुपये दिया जाता है, यानी कि प्रति माह कितना दिया जाता है। प्रति माह आपको याद रखना है 1250 रुपये की राशि यहाँ पे प्रति माह हर महिला को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि लाडली बहना योजना के तहत। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है और पूरे डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, और ये डीबीटी के माध्यम से क्या होता है, डिपोजिट होता है खाते में। ठीक है, खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और योजना के अंतर्गत आने वाली जो महिलाएं हैं दोस्तों, इनमें खासकर 2.5 लाख से कम इनका आय होना चाहिए और महिलाओं के नाम में कोई आयकर खाता नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उस महिला को ये लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। और इस योजना में जो खासकर अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड और साथ ही साथ लाडली बहना योजना से योजना को समन्वय करने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो ये आगे का अपडेट में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। खैर ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छा से याद रख लेना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों लाडली बहना योजना और लाडली बहना योजना के से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ठीक है, सो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की जो शुरुआत है ये किया गया दोस्तों 2023 में। कब किया गया, 2023 में किया गया। और इसमें खासकर ऐसे बच्चों को सहायता के लिए ये स्टार्ट किया गया दोस्तों, जिसमें कि जो अनाथ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिनके माता पिता नहीं है, उनको शासकीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की जाती है, जिसमें कि शासकीय बाल गृहों यानी कि बाल गृहों में नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल जो है परिवार अभिभावक कर सके, इसके लिए इस योजना के माध्यम से यहाँ पे जो है ऐसे बालकों को यहाँ पे सहायता प्रदान की जाती है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और दोस्तों, और इसका जो खासकर उद्देश्य था दोस्तों, अनाथ और जो अर्ध अनाथ बच्चे जो है उनको शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान किया जा सके। और इसके लिए जो प्रति माह जो है राशि दोस्तों यहाँ पे दिया जाता है 5,000 रुपये की राशि यहाँ पर जो है सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ठीक या फिर कोचिंग और छात्रावास की जो सुविधा है वो यहाँ पर यानी कि ऐसे बालकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आया। यानी कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जो कि ये भी मध्य प्रदेश का ही है, इसीलिए आपको याद रखना है, वो चाहे लाडली बहना योजना की बात करें या फिर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और खासकर मुख्यमंत्री जो बाल आशीर्वाद योजना है दोस्तों, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों कि आगे आने वाली डेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा से पढ़कर जाना है। ठीक है, और हो सके तो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको इसका टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक जो है दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा मैंने डिटेल आपको बता दिया है कि आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जो किस्तें हैं दोस्तों, पहले जो किस्त यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि हर महीने 5,000 दिया जाता है, यहाँ पे अलग अलग नहीं दिया जाता है। ठीक है, और बालक जो है दोस्तों खासकर 18 वर्ष से यानी कि बालक जो है 18 के होने तक ये यानी कि ये जो लाभ है वो मिलता है, यानी कि 18 प्लस यदि हो गया तो ये राशि यहाँ पर नहीं दिया जाता है। यानी कि बचपन यानी कि बच्चा छोटा है, छोटे से 5 वर्ष तक माफ कीजिएगा 18 वर्ष तक ये राशि यानी कि यह जो लाभ है इस योजना का लाभ यहाँ पर इस बच्चे को मिलता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट
अपडेट क्यों लेके चलता है दोस्तों। और अब ये इसके अंतर्गत जो है NEET यानी कि NEET या फिर JEE जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, इनके लिए भी कोचिंग फीस की जो सहायता है इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को यहाँ पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप अपडेट देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है योजना है दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे। अब योजना मैं आपको लेकर चलता हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ओर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों बिल की ओर, और ये एक वो बिल होगा दोस्तों जहां से आपसे बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अभी तक जो यहाँ से क्वेश्चन, मुझे जहां तक लगता है कि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि जिसे कहा जाता है महिला आरक्षण बिल 2023। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं दोस्तों। तो इसका जो स्थान है दोस्तों, यानी कि विधानसभा में स्थान यानी कि कितना है, 106वां स्थान है। कौन सा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था दोस्तों, जिसमें कि 2023 में ये लागू किया गया था। ठीक है, इसमें कि लोकसभा यानी कि ये लोकसभा में 22 सितंबर 2023 में, और साथ ही साथ राज्यसभा में कब पारित हुआ था, 21 सितंबर 2023 में, और राष्ट्रपति के द्वारा जो स्वीकृति कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 28 सितंबर 2023 में। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ताकि यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रहना चाहिए। लोकसभा में कब पारित हुआ था, यानी कि लोकसभा में कब पारित हुआ था दोस्तों, ये यानी कि 20 सितंबर 2023 में, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 में, और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिला इसे 23 सितंबर 2023 में ही। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 28 सितंबर 2023 में मिला। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, संसद और राज्य विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जा सके, इसीलिए ये बिल यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, और इसमें राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं अधिक हो, इसीलिए ये यहाँ पर लाया गया था दोस्तों। और इसमें खासकर लोकसभा और राज्यसभा के लिए महिलाओं के लिए जो है 33% सीट यहाँ पर प्रदान किया जा सके, इसके लिए ये योजना यहाँ पर स्टार्ट की जाती है, यानी कि ये अधिनियम यहाँ पर लाया जाता है दोस्तों। और SC/ST वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो आरक्षित सीट है उनमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, और यह आरक्षण की जो व्यवस्था है दोस्तों खासकर अभी 15 वर्ष तक लागू रहेगी, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में जो है प्रभाव, यानी कि जो है ये लागू होने की तिथि है या फिर ये प्रभाव क्या रहेगा, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यानी कि जनगणना और जो परिसीमन प्रक्रिया के बाद में ये आरक्षण यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, यानी कि जनगणना और उनके आधार, यानी कि उनके आधार पर सीटों का यहाँ पर पुनः विनिर्माण होने के बाद में ये यहाँ पर पूर्ण रूप से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस अधिनियम के तहत नारी शक्ति वंदन योजना का नाम दिया गया, और साथ ही साथ ऐतिहासिक अधिनियम जो है दोस्तों, खासकर जो भारतीय जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, जिसमें कि आप यहाँ पे क्या दोस्तों, लगभग जो महिलाओं को यानी कि सांसद का जो प्रतिशत है दोस्तों वो 15% था, और अब कितना कर दिया गया है, पहले कितना था, 15% था, और अब यहाँ पर जो संख्या बढ़ाकर कितना 33% आरक्षण यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, महिला सांसदों की जो प्रतिशत है वो अब यहाँ पे बढ़कर 15 से कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप देख लीजिएगा जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको और यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, जिसमें कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला हम देखते हैं दोस्तों बजट, यानी कि महिलाओं के लिए, महिला और बच्चों के लिए बजट का जो आवंटन है क्या है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सो कुल आवंटन यदि हम देखें दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए, तो यहाँ पे 26 करोड़ रुपए का लगभग राशि यहाँ पर आवंटित की जाती है दोस्तों। और यह राशि खासकर महिला सशक्तिकरण, पोषण, बाल कल्याण सुरक्षा योजना के लिए दी जाती है। ठीक है, और महत्वपूर्ण योजनाओं का आवंटन कौन से है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, पोषण अभियान योजना के तहत जो है यहाँ पर 3200 करोड़ रुपए प्रदान किया जाता है। इसके बाद मिशन सखी योजना के लिए जो है 300 करोड़ रुपए प्रदान यहाँ पर किए गए। उसके बाद बाल संरक्षण योजना के लिए जो है 1700 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ये इतना राशि आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है, कब क्या क्वेश्चन आ जाइए हमें नहीं पता होता दोस्तों। उसके बाद में जब हम क्वेश्चन को हल करके नहीं आते हैं ना, फिर बाद में पछताते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप एक एक पॉइंट को आपको अच्छा से पढ़कर जाना है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मिशन शक्ति के तहत सखी वन स्टॉप सेंटर, यानी कि जो 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है, इसको और साथ ही साथ जो स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना है, इनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय पोषण मिशन, जो कि 2024 की उपलब्धि में क्या अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिला है, उसको मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। सो राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो शुरुआत है दोस्तों, ये कब किया गया था, 2018 में किया गया था, और इसका उद्देश्य खासकर कुपोषण को कम करना था, और जो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं और या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको
जो यहाँ पे सहायता प्रदान किया जा सके, साथ ही साथ जो धत्री महिलाएं हैं यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और साथ ही साथ जो किशोरियां हैं उनको यहाँ पे पोषण पूर्ण रूप से मिल सके या फिर उनकी जो कुपोषण की जो समस्या है उसे सुधार किया जा सके, इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 2018 में यहाँ पर की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका मुख्य इसका उद्देश्य आपको याद रखना, दो उद्देश्य है, पहला कुपोषण को कम करना और इसमें भी खासकर जो धत्री महिलाएं या फिर जीरो से यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है पोषण यानी पोषक युक्त पदार्थ यहाँ पर दिया जा सके। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। पोषण पोषण ट्रैकर ऐप यहाँ पे लागू किया है दोस्तों, जो कि देश भर में पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ये उपयोग किया जा रहा है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और उसके बाद में रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग यानी कि लाभार्थियों की निगरानी यहाँ पे इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हद तक कहीं ना कहीं काफी हद तक यहाँ पे सुधार भी हुआ है दोस्तों इसके तहत। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों महिलाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट की ओर लेके चलता हूं। और पहला जो रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2024, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये वो टॉपिक्स है दोस्तों जहां से नए क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों वैश्विक लिंग स्तर सूचकांक जो अभी हाल ही में जारी हुआ है। ठीक है, जो कि इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस सूचकांक को जारी करने का, यानी कि विश्व भर में पुरुष और महिलाओं के बीच में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और वैश्विक असमानताएं हैं उनको मापना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक यहाँ पर जारी किया जाता है समय समय पर। ठीक है, सो मुख्य 4 सूचकांक होते हैं दोस्तों। एक आर्थिक भागीदारी, सेकंड शैक्षिक भागीदारी जिसमें जो है कि एजुकेशन को अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में हेल्थ यानी कि स्वस्थ जीवन, और तीसरा चौथा है दोस्तों राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, सो आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि जो सूचकांक जो जारी किया जाता है इसके मुख्यतः कितने आयाम है? 4 आयाम है। पहला आर्थिक भागीदारी के आधार पर, शैक्षणिक भागीदारी के आधार पर, स्वस्थ और जीवन के आधार पर, उसके बाद में जो है राजनीतिक सशक्तिकरण आयाम के आधार पर। तो इस प्रकार से 4 आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। और भारत की जो रैंक है दोस्तों अभी हाल ही में जो 2024 के अंतर्गत है दोस्तों 227वां स्थान है, जो कि टोटल 146 देशों में से। ठीक है, कितना है? 227वां स्थान है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। यदि क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा और टफ हो जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल ज्यादा आपको देने का प्रयास किया और उन पॉइंटों को ज्यादा ऐड किया दोस्तों जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में सकारात्मक पक्ष आप अच्छे से देख लीजिएगा और चुनौतियां क्या है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में NFHS 5 को हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। इसमें अभी जो सर्वे हुआ है दोस्तों इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार ये जो है इसके अंतर्गत जो यानी कि ये सर्वे यहाँ पर करता है दोस्तों, जिसके तहत यानी कि इसकी जो अवधि है दोस्तों 2019 से 21 वर्ष 2019 से 21 तक ये रहा है और हाल ही में ये प्रकाशित हुआ है। और इसमें महिलाओं का निष्कर्ष क्या निकला है दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो 2000 यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो महिलाएं हैं, विवाहित है, उनका जो आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों NFHS 4 के तहत यानी कि 26.8%। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे सुधार अभी जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है NFH5 के अंतर्गत यदि हम देखें तो वो देखने को मिलेगा 23.3% सुधार यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में गर्भवती महिलाओं की जो एनीमिया जो दर है दोस्तों वो 50.4% महिलाओं को एनीमिया से ग्रसित माना जाता है 2021 के आधार पर। और शिक्षा जो है दोस्तों खासकर महिलाओं की जो साक्षरता है वो 71.5 है। ठीक है, इसके बाद में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत यदि हम देखें दोस्तों 18 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको 29.3% यानी कि 29.3% महिलाएं घरेलू हिंसा से शिकार यानी कि घरेलू हिंसा के शिकार से ग्रसित है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, जो कि ये आंकड़ा अभी यहाँ पे निकाला गया है 2000 यानी कि 2019 से 21 के मध्य का। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे निर्णय लेने की जो क्षमता है दोस्तों लगभग यहाँ पे 88% महिलाओं को अपने स्वस्थ घर और खर्चा और अन्य निर्णयों की भागीदारी यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आंकड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, जो कि एक छोटा सा सर्वे था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट लेके चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर, और हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों महिला सशक्तिकरण सूचकांक है ना। अब मैं लेके चलता हूँ आपको महिला सशक्तिकरण सूचकांक की ओर, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, लेकिन नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों, और इसका मुख्य उद्देश्य खासकर जो राज्यवार महिलाओं की स्थिति का मापन करना है और साथ ही साथ इसमें जो शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व और स्वस्थ और निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर जो है यहाँ पर
ये मापन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। अब इसके जो मुख्य घटक है दोस्तों, खासकर शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता होता है, ठीक है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी, और साथ ही साथ स्वतंत्र और पोषण और सामाजिक स्वतंत्र, जिसमें कि विवाह और निर्णय और सुरक्षा, ठीक है, इत्यादि यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखो दोस्तों, महिला सशक्तिकरण सूचकांक के अंतर्गत मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यानी कि जारी कौन करता है, तो जारी करता है दोस्तों नीति आयोग, ठीक है। और इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है इस सूचकांक को जारी करने का, जिसमें कि महिलाओं की स्थिति का मापन किया जा सके कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में कितना कार्य कर रही है, रोजगार के क्षेत्र में क्या है स्थिति है, साथ साथ स्वस्थ और निर्णय लेने की क्षमता जो है किस प्रकार से है। सो ये इन सबका जो आकलन है, इन सबका जो मापन है, वो इस सूचकांक के तहत किया जाता है। और इसके जो मुख्य घटक है दोस्तों, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी और स्वस्थ और पोषण, ठीक है, और सामाजिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, वैसे आपसे शायद ही पूछ सकता है, फिर भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, इस मामले में। इसके बाद में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सबसे कम पायदान पे है। और रिपोर्ट में जो है ग्रामीण शहरी अंतर जो है दोस्तों, खासकर डिजिटल यानी कि सशक्तिकरण पर यहाँ पर जोर दिया गया है, ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में महिला संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की ओर लेकर चलता हूँ दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। पहला मैं लेके चलता हूँ दोस्तों कुछ खिलाड़ियों की ओर, जो कि महिला खिलाड़ियों की ओर जो जिन्होंने उपलब्धियां हासिल किया है। पहला आएगा दोस्तों अनहद पवार के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, से ये 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और जो कि कितना दोस्तों, 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और 2024 में एशियाई जूनियर यानी कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है अनंत पवार के बारे में, ठीक है। यानी कि अनंत पवार ने जो है 2024 में इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। सो एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगली महिला जो है दोस्तों, वो है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी है। और इन्होंने जो है खासकर जो है ओलंपिक की तैयारी में शानदार प्रदर्शन किया, और 2024 में बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीता था और सेमीफाइनल तक ये पहुंची, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट महिला दोस्तों, वो है निखत जरीन मुक्केबाज। ये यानी कि किससे रिलेटेड है, यानी कि ये जो इसका जो मुख्य खेल है दोस्तों, निखत जरीन का, वो है मुक्केबाज से, ठीक है। ये 2024 में विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया था, कांस्य पदक जीता था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ओलंपिक 2024 में इन्होंने शानदार जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर किया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों हरमितप्रीत यानी कि हरमनप्रीत कौर, जो कि ये क्रिकेट खिलाड़ी से यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी की खिलाड़ी है। और यह जो दोस्तों प्रीमियर लीग यानी कि 2024 में इन्होंने यहाँ पे कप्तानी का रोल यहाँ पर निभाया है, और कप्तानी के लिए शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया है। और महिला क्रिकेट को प्रोत्साहन देने की जो अग्रणी भूमिका जो है यानी कि हरमनप्रीत ने यहाँ पर निभाया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों इन पॉइंटों से, या तो यानी कि इन महिलाओं से यानी कि इन महिलाओं का खेल आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। जो कि मैं पुनः फिर से बता देता हूँ, महिला खिलाड़ी की पहली उपलब्धि हमने देखा था जो कि अनहद पवार, जो कि इन्होंने जो है 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। उसके बाद में पीवी सिंधु को देखा, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड यानी बैडमिंटन खेलती है, और इन्होंने जो है चैंपियनशिप यानी कि फाइनल चैंपियनशिप, बैडमिंटन के फाइनल चैंपियनशिप में इन्होंने जो है अपने प्रदर्शन को दिखाया था दोस्तों। इसके बाद में निखत जरीन, जो कि मुक्केबाज से रिलेटेड है, और ये 2024 में इन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इसके बाद में हरमनप्रीत को मैंने यहाँ पे बताया, और इनका खेल है दोस्तों क्रिकेट, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में महिला वैज्ञानिकों की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना दोस्तों, पहला जो वैज्ञानिक है दोस्तों, वो है एनवीएस रामादेवी, है ना। एनवीएस रामादेवी जो कि इसरो के एक वैज्ञानिक रही है, और इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की टीम में ये शामिल थी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि चंद्रयान, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनवीएस रामादेवी का यानी कि कैसे इसरो के वैज्ञानिक थी, और ये जो रमा देवी थी दोस्तों, ये चंद्रयान 3 मिशन के टीम में शामिल थी, और मिशन में पेलोड डिप्लोमेट और जो निगरानी है इनकी प्रमुख देखरेख जो है इनके द्वारा यहाँ पर किया गया था, किसके द्वारा, रमा देवी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में ऋतु करिधाल श्रीवास्तव है दोस्तों, ऋतु करिधाल यानी कि करिधाल श्रीवास्तव, ये भी इसरो की महिला यानी कि इसरो की जो है महिला वैज्ञानिक रही है दोस्तों, जो कि मंगलयान और चंद्रयान प्रोजेक्ट की लीड कर रहे हैं, यानी कि लीड इसके द्वारा किया गया था, और जो कि रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे
जाना जाता है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है कि जो रितु करिताल श्रीवास्तव है, इसको रॉकेट जो है वुमन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और 2024 में गगनयान मिशन की शुरुआत जो है इनके यानी कि शुरुआत में इनकी सलाह यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में डॉक्टर टेसी थॉमस यानी कि डॉक्टर थेसी जो थॉमस है दोस्तों, ये डीआरडीओ के रूप में इनके यानी कि इन्होंने कार्य किया था और मिशन वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने 2024 में डीआरडीओ की उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समिति को पुनः स्थापित यहाँ पर यानी कि नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना दोस्तों, वो चाहे रमा देवी हो या फिर श्रीवास्तव यानी कि रितु करिताल श्रीवास्तव और डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है, तीनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों महिला आरक्षण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, जो कि संसद में चर्चा में रही है। पहला, नारी शक्ति वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यानी कि इसमें 33% आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को दिया गया। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। और ये कौन सा संशोधन था, तो ये था 128 यानी कि 128वां संशोधन था। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में संसद में चर्चा में रहा 2024 में ये। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है दोस्तों। और महिला सांसदों की जो सांसद यानी कि महिला संख्याओं की यानी कि महिलाओं के सांसदों की संख्या बढ़ाने के तौर पर यहाँ पे कार्य किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए ये जो यहाँ पर बिल लाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छा से ध्यान देना है, यानी कि अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। इसके बाद में महिला प्रतिनिधित्व को न्याय और विकास का द्वार कहा गया है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में महिला पर्यवेक्षक की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, जो कि यहाँ से भी लगातार आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये वो टॉपिक है जो कि शुरू स्टार्ट से अभी तक आपसे पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो आपको जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको इसी आधार पर आपको कार्य करना है। तो वो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, सो आंगनबाड़ी की कुछ सेवाएं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। जो कार्यक्रम यानी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि जिसे कहा जाता है आईसीडीएस। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम किसके अंतर्गत होता है दोस्तों, ये होता है एकीकृत बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, जिसे कहा जाता है आईसीडीएस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और इसमें खासकर जो महिला पर्यवेक्षक की क्या भूमिका होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें खासकर जो महिला पर्यवेक्षक होता है दोस्तों, इनकी जो भूमिका होती है अपने क्षेत्र की जो आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं इनकी निगरानी करना, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, आंगनबाड़ी का कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, 0 से 6 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, उनको पोषण सामग्री या फिर जो पूर्व शिक्षा है या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराना। चौथा पॉइंट, केंद्र की जो समस्याएं यानी कि केंद्र की समय समय पर अवलोकन करना है ना, आंगनबाड़ी केंद्र के समय समय पर अवलोकन करना और केंद्र में शौचालय, पीने की पानी और रजिस्टर इत्यादि का सत्यापन करने का ये कार्य होता है। मुख्यतः ये कार्य आपको यहाँ पे आंगनबाड़ी यानी कि महिला पर्यवेक्षक के कार्य देखने को मिलते हैं, यानी कि महिला पर्यवेक्षक के कार्य होते हैं दोस्तों। पहला हमने क्या देखा था, आंगनबाड़ी केंद्र की निगरानी करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना। इसके बाद में 0 यानी कि जन्म से 0 वर्ष यानी कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे जो होते हैं, साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं को पोषण एवं पूर्व सामग्री यानी कि पूर्व सामग्री या फिर पूर्व शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं हैं दोस्तों, जो कि पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना और शिशु और मातृ स्वस्थ की जांच यहाँ पे करवाना, साथ साथ टीकाकरण में सहयोग करना और पोषण एवं स्वस्थ शिक्षा उपलब्ध कराना और जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षाएं सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो कि महिला पर्यवेक्षक के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा से याद रखना दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दोस्तों, और वो है टीकाकरण कार्यक्रम। अब यहाँ पे टीकाकरण कार्यक्रम को मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। टीकाकरण कार्यक्रम जिसे कहा जाता है दोस्तों यूपीआई, यानी कि यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, जो कि ये निःशुल्क प्रदान किया जाता है दोस्तों। और ये महिला पर्यवेक्षक की इसमें क्या भूमिका होती है वो यदि हम देखें तो आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित टीकाकरण शिविर यहाँ पर लगाए जाते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो आशा और एनएम जो कार्यकर्ता होती है इनके साथ में यानी कि इनका समन्वय होता है, और ये गर्भवती महिला और नवजात शिशु की सूची ये तैयार करने का कार्य करती है और माताओं को टीकाकरण के लाभ और आवश्यक यानी कि आवश्यक समय पर वैक्सीन की जानकारी उपलब्ध करने का कार्य करती है, और रिपोर्टिंग और जो है फॉलो अप का कार्य करने का कार्य जो है महिला पर्यवेक्षक का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सो मैंने आपको यहाँ पे टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक का क्या भूमिका है वो मैंने बताया दोस्तों। ठीक है, जो कि महिला जो आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित टीकाकरण का शिविर यहाँ पे उपलब्ध कराने की निगरानी करना है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आशा और जो एनएम जो कार्यकर्ता है उनका समन्वय करना होता है, और गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की सूची यहाँ पर तैयार करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से महिला पर्यवेक्षक की भूमिका होती है टीकाकरण में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना दोस्तों। इसके बाद में मुख्य टीके जो लगते हैं दोस्तों वो लगते हैं बीसीजी का टीका और डीपीटी का टीका और पोलियो और हेपेटाइटिस और बी और साथ ही साथ एमएमआर और रोटा वायरस। ठीक है, तो ये वो वायरस है जो कि लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कुपोषण से लड़ने का प्रयास, कुपोषण से
यानी कि लड़ने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। सो कुपोषण से लड़ने के प्रयास के अंतर्गत यदि हम यहाँ पे देखें तो पहला आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय पोषण मिशन, और दूसरा दोस्तों संपूर्ण आंगनवाड़ी पोषण मिशन योजना, जो कि 2.0 योजना के तहत इसे माना जाता है। तो पहला है दोस्तों क्या है, महिला पोषण, यानी कि महिला पोषण मिशन, सॉरी राष्ट्रीय पोषण मिशन और संपूर्ण आंगनवाड़ी पोषण मिशन, ये दो कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाते हैं कुपोषण को कम करने के लिए, ठीक है। सो महिला पर्यवेक्षक की यहाँ पे क्या भूमिका होती है, वो यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कुपोषित बच्चे जो होते हैं, इनकी पहचान कर उनकी निगरानी करना होता है, और जो माताओं को, यानी कि जो माताएं जो कुपोषित है, उनको पोषण शिक्षा प्रदान करना होता है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन, ऊंचाई या फिर मानसिक निगरानी जो करना है वो इनके द्वारा किया जाता है, और कुपोषित या पीड़ित बच्चों को पोषण ट्रैकर में दर्ज करना होता है, और स्थानीय स्तर पर जो पोषण माह और साथ साथ पोषण रैली का जो आयोजन है यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। तो ये है दोस्तों महिला पर्यवेक्षक की यहाँ पे मुख्य भूमिका ये होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने का पहल जो है, इस पर हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चालू की गई दोस्तों, वो चाहे जननी सुरक्षा योजना की बात करें, या फिर मातृ वंदन योजना, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, ये सभी योजनाएं जो दोस्तों खासकर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है महिला पर्यवेक्षक की क्या भूमिका होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें खासकर जो गर्भवती महिलाओं को समय समय पर जांच एवं संस्थागत प्रसव के लिए यहाँ पर जो है महिला पर्यवेक्षक क्या करती है, ये प्रेरित करने का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों शिशु मृत्यु दर, यानी कि जो IMR जिसे कहा जाता है, और मातृ मृत्यु दर पर नजर रखने का कार्य जो है महिला पर्यवेक्षक का होता है। इसके बाद महिलाओं को संस्थागत डिलीवरी के लिए जो JSY जिसे कहा जाता है, और साथ साथ PMMVY के तहत सहायता दिलवाने का कार्य यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक का होता है। साथ ही साथ नवजात बच्चों का जो देखभाल और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती है, साथ ही साथ उनका देखभाल, और जन्म के बाद में 42 दिन तक की जो निगरानी है वो रखना यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक का होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं के साथ में समन्वय कर जननी एक्सप्रेस सेवाएं जैसे संसाधनों का उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखा दोस्तों जो महिला यानी कि महिला पर्यवेक्षक की शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में क्या भूमिका रही है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज का क्लास कंप्लीट किया, और आज की क्लास में मैंने उन टॉपिक्स को रखने का प्रयास किया दोस्तों जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा और बहुत अधिक हो जाता है, और इसका कंप्लीट जो PDF है दोस्तों, इससे आप एक बार आप अच्छा से रिवीजन करके जरूर जाइएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो वहां पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इस PDF को अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे जो टॉपिक है दोस्तों, लगभग नए टॉपिक ऐड करने का प्रयास किया मैंने, जो कि अभी जो क्वेश्चन आपके टफ लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पर अधिक हो जाती है। तो उन टॉपिकों को मैंने यहाँ पे ज्यादातर कवर किया है, ठीक है। सो ये क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों, ये आप जरूर बताइएगा, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको भी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, जिससे कि आप उन टॉपिक्स को पढ़कर आप आपके एग्जाम को बहुत अच्छा से दे सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।